नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट को एंजॉय कर रहे होंगे। जो भी अभ्यर्थी, जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, उन्हीं के लिए यह वीडियो लगातार मैं बना रहा हूँ। अभी तक अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो उन प्रैक्टिस सेट को आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई हुई है जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट की, उसमें आपको ये सभी जो इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं मिलते रहेंगे। इसके अलावा हिंदी की भी जो प्रैक्टिस सेट है उसकी सीरीज मैंने लगातार स्टार्ट की हुई है, उसमें भी लगभग 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो एसएससी जीडी में 20 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी और 20 नंबर का आपका जीके जीएस पूछा जाएगा। तो कंप्लीट 40 नंबर जो है आपके यहाँ से कवर होने वाले हैं। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, मैं आपके साथ एग्जाम तक रहूँगा। 100% आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो जीके जीएस और हिंदी का सिलेबस है मैं कंप्लीट करवाऊँगा। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। वीडियो आपको कैसा लग रहा हो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस पुस्तक के लेखक पूछे जा रहे हैं कि कौन है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अरुंधति रॉय। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अरुंधति रॉय की यह प्रसिद्ध पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इसके अलावा एक और पुस्तक इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। यह भी पुस्तक किसकी है? तो यह भी पुस्तक जो है अरुंधति रॉय की है। तो 2 पुस्तकें आपको याद रखनी है, आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में आप 3 और नाम देख पा रहे हैं, तस्लीमा नसरीन, खुशवंत सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी। इनके द्वारा भी कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो तस्लीमा नसरीन की कौन सी फेमस बुक है जो एग्जाम में पूछी जाती है? एक लज्जा हो गई और एक फ्रेंच लवर हो गई। ये 2 पुस्तकें आप याद रखिएगा, लज्जा एक हो गई और एक हो गई फ्रेंच लवर। ये 2 इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो पूछी जाती हैं। किसकी? तो तस्लीमा नसरीन की, आप याद रखिएगा। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी की भी पुस्तक एक है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, माई कंट्री माई लाइफ। आप याद रखिएगा, माई कंट्री माई लाइफ। यह पुस्तक भी किसकी है? तो यह पुस्तक भी है लाल कृष्ण आडवाणी की, जो कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं खुशवंत सिंह की भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, कुछ आप याद रख लीजिए। पहली पुस्तक जो है एग्जाम में पूछी गई वो है बुरियल एट मी। आप याद रखिएगा, बुरियल एट मी। यह पुस्तक काफ़ी फेमस है खुशवंत सिंह की। इसके अलावा और भी एक पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इस पुस्तक का क्या नाम है? इस पुस्तक का नाम है इंदिरा गांधी रिटर्न, द कंपनी ऑफ वीमेन। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, यह भी किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है खुशवंत सिंह की। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आपको नगर पालिका का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम एज जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। तो आप इसे याद रखिएगा, मिनिमम आयु जो है 21 वर्ष की होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा क्या गया कि जो सेकेंड वाला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, यह किस वर्ष में आयोजित किया गया था? इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही आपको। तो जो आपका सेकेंड वाला जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, यह कब आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1931 में। आप याद रखिएगा 1931 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, सितंबर 1931। एग्जैक्ट डेट भी आप याद कर सकते हैं, सितंबर 1931 से आपका दिसंबर 1931 तक चला था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो ये डेट आपको कंफर्म हो गई। फिर इसकी खास बात क्या है,
इसकी खास बात यह है कि एकमात्र ऐसा सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। आप याद देखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एकमात्र ऐसा सम्मेलन था द्वितीय गोलमेज तीनों सम्मेलनों में से जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं 3 गोलमेज सम्मेलन आपके हुए थे, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था अंबेडकर साहब ने, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। वहीं जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे इंग्लैंड में, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। आप याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो था, यह तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय क्या था? तो यह प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का। तो ये बेसिक पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तथा तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया था? अंबेडकर साहब ने हिस्सा लिया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू, यहाँ पे आंसर पर टिक हो गया है, और जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी? तो यहाँ पे मैं पहले आपको बताता हूँ कि 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी यह जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। तो आप इसे याद रखिएगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी यह जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। अब आइए बात कर लेते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड आप याद रखिएगा। इसका टाइम पीरियड क्या है? तो 1992 से लेके 1997 तक चली थी आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। डेट आपको कंफर्म हो गई, 1992 से लेके 1997 तक चली थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो आप इसे याद रख सकते हैं। बस इतना ही डेट आप याद रखिए, बस इतना काफ़ी है आपके लिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस तिथि को, किस दिन को स्वराज दिवस घोषित किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसके बारे में। तो किस तिथि को स्वराज दिवस घोषित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा? तो 31 दिसंबर 1929 को। आप याद रखिएगा, ये डेट आप याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1929 की जो रात थी, इसी रात को रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक जो तिरंगा है वह फहराया गया था। तथा इसी रात को ही यह डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। रात थी 31 दिसंबर 1929 की। इसी रात को रावी नदी के तट पर, नदी भी आपसे पूछी जा सकती है, तो रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा फहराया गया था। और इसी रात में यह डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस घोषित किया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोक नायक इनको कहा जाता है। आप याद रखिएगा, लोक नायक की जो उपाधि है यह जयप्रकाश नारायण को दी गई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं सुभाष चंद्र बोस को जो है देश नायक की उपाधि दी गई थी, किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। तथा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता है। इसके अलावा गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। फिर वन मैन बाउंड्री गांधी जी को माउंटबेटन ने कहा था। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। इसके बाद सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो कुछ इंपॉर्टेंट लीडर हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के और जिनको विभिन्न उपाधियां दी गई थी, मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता है, नेताजी। और इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की जो उपाधि है, देश नायक की जो उपाधि है, किसके द्वारा दी गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। वहीं गांधी जी के बारे में अगर हम बात करें तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तथा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तथा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है।
वहीं दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, अलकनंदा नदी के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, यानी कि रुद्रप्रयाग जो है किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। सिंपल सी बात यहाँ पे आपसे पूछी गई कि जो रुद्रप्रयाग नामक जगह है यह किन दो नदियों के संगम पर अवस्थित है। फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। तो आप याद देखिएगा, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर आपको मिलेगा रुद्रप्रयाग, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गंगा तंत्र से निर्मित विविध प्रकार के प्रयाग जो हैं आपके सामने सब लिखे गए हैं। विष्णु प्रयाग पर किसका संगम होता है, तो धौली गंगा और अलकनंदा का। कर्ण प्रयाग में किसका संगम होता है, तो पिंडार एवं अलकनंदा का। रुद्रप्रयाग जो कि प्रश्न में आपसे पूछा गया है, मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। इसके बाद देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम होता है। वहीं प्रयाग में आपका गंगा एवं यमुना का संगम होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है। आपको बताना है कि जो दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन है यह किस नदी पर अवस्थित है। फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, पावर स्टेशन है, यह किस नदी पर स्थित है। तो आप याद रखिएगा, चिनाब नदी पर। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो यहाँ पे बी वाला है, चिबाब नहीं होगा, चिनाब होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो चिनाब नदी पर यह अवस्थित है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन। कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में, J&K में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इटली की राजधानी रोम जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है। इटली की जो राजधानी रोम है यह किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो इटली की राजधानी रोम जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो आप याद रखिएगा, टाइबर नदी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टाइबर नदी के तट पर आपको मिलेगी इटली की राजधानी रोम। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि रोम शहर जो है टाइबर नदी के तट पर अवस्थित है। वहीं हडसन नदी के तट पर कौन सा शहर है, न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क शहर जो है आपका हडसन नदी के तट पर है। सीन नदी के तट पर फ्रांस स्थित है। फ्रांस जो है सीन नदी के तट पर स्थित है। वहीं टिग्रिस नदी के तट पर बगदाद शहर स्थित है। तो ये चारों नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं मैंने आपको बता दिया है। फिलीपींस की राजधानी यहाँ पे पूछी जा रही है, क्या है। तो फिलीपींस की राजधानी हो जाएगी मनीला, और मनीला में आपको मिलेगा ADB, एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई थी इसके अध्यक्ष कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो वस्तु एवं सेवा कर से रिलेटेड अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो आप याद रखिएगा, इनका नाम था विजय केलकर। तो आप इसे याद रखिएगा, विजय केलकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन है आपका ए वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा GST से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन कौन सा है, तो 101वां। आप याद देखिएगा, 101वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है यह GST से रिलेटेड है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तथा GST पूरे देश में कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जो है GST पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जनपद जिला पर कार्यरत है, यानी कि जनपद स्तर पर, जिला स्तर पर कौन कार्य करता है इसमें से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका केंद्रीय सहकारी बैंक जो है जिला स्तर पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, केंद्रीय सहकारी बैंक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मैडम भीखाजी कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। मैडम भीखाजी कामा के द्वारा भारत का जो स्वतंत्रता ध्वज था उसको पहली बार कहाँ पर फहराया गया था, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में, आप याद रखिएगा, भीखाजी कामा के द्वारा 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में, कहाँ, तो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जर्मनी के स्टुटगार्ट में कहाँ, मतलब किस सम्मेलन में फैलाया गया था,
फहराया गया था, तो जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन। आप याद रखिएगा, जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन। 1907 में आयोजित किया गया था और इसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने गई थी भारत के प्रतिनिधि के रूप में मैडम भिकाजी कामा, तथा भिकाजी कामा ने इसी जगह पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा को फहराया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इनमें से किस कारक पर तारों का रंग निर्भर करता है? जो तारों का रंग होता है वह किसके ऊपर निर्भर करता है? तो तारों का रंग जो है किसके ऊपर निर्भर करता है? उनके तापमान पर, उनके टेम्परेचर पर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उनके तापमान पर जो है तारों का रंग निर्भर करता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उनके टेम्परेचर पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपसे पूछा जा रहा है। राइबोफ्लेविन, सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि किसका रासायनिक नाम है। तो राइबोफ्लेविन जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो आप याद रखिएगा, विटामिन B2 का, विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वह होता है राइबोफ्लेविन। तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस। तो आप आसानी से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है, किलोसिस नामक बीमारी होती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम वो है एस्कॉर्बिक एसिड। वहीं विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी नामक बीमारी जो होती है विटामिन B1 की कमी से होती है, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस गुब्बारा में भरी जाती है? गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? हीलियम। हीलियम गैस जो है आपकी गुब्बारे में भरी जाती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हीलियम गैस। अगला प्रश्न आपके सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। 2011 के सेंसस की यहाँ पे बात हो रही है। 2011 के सेंसस के अनुसार जो है सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश इसमें से कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, लक्षद्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, लक्षद्वीप था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है कंटीजेंसी फंड यानी कि आकस्मिकता निधि से रिलेटेड है? कंटीजेंसी फंड से रिलेटेड इसमें से कौन सा आर्टिकल है, आपको बताना है। तो भारत की आकस्मिकता निधि यानी कि कंटीजेंसी फंड से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल आपका हो जाएगा? तो आर्टिकल 267, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। जो आर्टिकल 267 है यह कंटीजेंसी फंड से रिलेटेड है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं भारत की संचित निधि से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 जो है यह भारत की संचित निधि से रिलेटेड है। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाठी क्लब। तो लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। खोपड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो खोपड़ी के अध्ययन को हम बोलते हैं क्रेनियोलॉजी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। खोपड़ी के अध्ययन को हम क्रेनियोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के अंदर प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी कि एटॉमिक प्लांट इसमें से कौन सा है? तो भारत के अंदर जो है प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? एटॉमिक प्लांट। तो तारापुर परमाणु संयंत्र जो है भारत का पहला परमाणु संयंत्र था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरी पिक्चर आपको यहाँ पे लिखी गई है। भारत के इंपॉर्टेंट परमाणु संयंत्रों के नाम यहाँ पे लिखे गए। तारापुर आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, रावत बाता आपको मिलेगा राजस्थान में, काकरपारा आपको मिलेगा गुजरात में, जैतपुरा आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, नरौरा आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, कलपक्कम आपको मिलेगा तमिलनाडु के कांचीपुरम में, कैगा आपको मिलेगा कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में, और इसके बाद कुडानकुल यह आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तो ये इंपॉर्टेंट परमाणु विद्युत गृह हैं इंडिया के, जिनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है,
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ घास के मैदान दिए गए हैं और एक तरफ उनका देश, उनका क्षेत्र दिया गया है, तो इसको आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। और सवाना आपका अफ्रीका में बिल्कुल सही है, पुस्ताज हंगरी में बिल्कुल सही है, लानोज वेनेजुएला में बिल्कुल सही है, डाउन्स आपका दक्षिण अफ्रीका में जो गलत है ये आपका क्या हो जाएगा, तो डाउन्स आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका डी वाला सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न है, एक तरफ आर्द्र भूमि दी गई है और एक तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है, तो इनको जो है आपको सुमेलित करना है कि कौन कहाँ पर है आर्द्र भूमि। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दीपोर बिल कहाँ पर है? तो असम में, ए का 1 हो जाएगा। रेणुका झील आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगी, यानी कि आपका बी का 2 हो जाएगा। रुद्र सागर आपको मिलेगा त्रिपुरा में, सी का आपका 3 हो जाएगा। भोज आर्द्र भूमि आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में, यानी कि डी का आपका क्या हो जाएगा, तो डी का 4 हो जाएगा। तो चारों आपके आमने सामने दिए गए थे, ये सभी आर्द्र भूमियाँ हैं, इनको आप याद रखिएगा। और एक तरफ यहाँ पे समिति दी गई है और एक तरफ उनका विषय दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी समिति इसमें से सही नहीं है। कौन सी समिति जो है इसमें से सही नहीं है, इसको आपको बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी समिति इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो भंडारी समिति का संबंध किससे है? तो भंडारी जो समिति है इसका संबंध हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्संरचना से, तो यह वाला बिल्कुल सही है। खुसरो समिति का संबंध हो जाएगा कृषि साख से, बिल्कुल सही है। गायपोरिया समिति का संबंध हो जाएगा बैंक सेवा सुधार से, बिल्कुल सही है। लेकिन महालनोबिस समिति का संबंध कृषि साख से नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सुमेलित नहीं था। क्या बता सकते हैं कि महालनोबिस समिति का संबंध जो है किससे था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दूरदृष्टि दोष के लिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूरदृष्टि दोष आपका हो गया, निकट दृष्टि दोष आपका हो गया। इस टॉपिक से प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो आप याद रखिएगा उत्तल लेंस। आप याद रखिएगा उत्तल लेंस का जो प्रयोग है यह दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अवतल लेंस का इस्तेमाल जो है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों लेंस इंपॉर्टेंट है, किन काम में आते हैं आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक तरफ कुछ दर्रे दिए गए हैं और एक तरफ जो है उनकी अवस्थिति दी गई है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है दर्रा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से कौन सा दर्रा जो है सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं इसमें से कौन सा दर्रा जो है सुमेलित नहीं है। दर्रा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, पासेज इनको बोलते हैं इंग्लिश में। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ पर आपको मिलेगा? लिपुलेख दर्रा आपको कहाँ पर मिलेगा? तो यह आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, जो कि बिल्कुल ही गलत दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि यह कहाँ पर है? तो यूके यानी कि उत्तराखंड में आपको मिलेगा लिपुलेख दर्रा। तुजू दर्रा आपको कहाँ पर मिलेगा? मणिपुर में, बिल्कुल सही है। तुजू पास, तुजू दर्रा आपको मिलेगा मणिपुर में। माना दर्रा आपको कहाँ पर मिलेगा? तो माना दर्रा आपको मिलेगा उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। इसके बाद दीफू दर्रा आपको कहाँ पर मिलेगा? दीफू दर्रा आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो तीसरा वाला भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लिपुलेख वाला दर्रा जो दिया गया था यहाँ पे गलत दिया गया था, हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा, यह उत्तराखंड में अवस्थित है लिपुलेख दर्रा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक तरफ संस्थाएं कुछ दी गई हैं और एक तरफ उनके संस्थापक दिए गए हैं, तो इस प्रश्न को आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो तत्वबोधनी सभा की स्थापना की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, बिल्कुल सही है। देव समाज की स्थापना किसने की थी? देव समाज की स्थापना 1887 में की गई थी शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा, बिल्कुल सही है। शारदा सदन की स्थापना की गई थी 1889 में। आप याद देखिएगा शारदा सदन की जो स्थापना थी यह 1889 में की गई थी, किसके द्वारा? तो यह की गई थी पंडित रामाबाई के द्वारा, पंडिता रामाबाई के द्वारा जो है शारदा सदन की स्थापना की गई थी। वहीं हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बाल गंगाधर तिलक नहीं, बल्कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है हिंदू महासभा की जो स्थापना है वह की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी वाला आपका सुमेलित नहीं था, तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है,
भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा का निर्धारण किसके कार्यकाल में किया गया था? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा का जो निर्धारण है किसके कार्यकाल में किया गया था? तो लैंसडाउन के। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लैंसडाउन के कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के मध्य डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी की। अगर हम बात करें संविधान की, अगर हम बात करें संविधान के जो 22 पार्ट हैं, उन 22 पार्ट को आपको बिल्कुल दिमाग में घोल कर पी जाना है, क्योंकि पार्ट से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उसी का यह प्रश्न है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो भाग 18 किससे रिलेटेड है? तो भाग 18 में आपका राजभाषा है, जो कि बिल्कुल ही गलत दिया गया है। राजभाषा जो है आपकी भाग 18 में नहीं है, बल्कि भाग आपकी 17 में है। भाग 17 में आपको राजभाषा मिलेगी। वहीं भाग जो है आपका यहाँ पे 17 हो जाएगा। भाग 18 में क्या है? तो भाग 18 में आपको मिलेगा आपात उपबंध, इमरजेंसी से रिलेटेड जो प्रावधान है ना, वो आपको भाग 18 में मिलेंगे। वहीं भाग 15 आपका निर्वाचन से रिलेटेड है। भाग 15 आपका निर्वाचन से रिलेटेड है। भाग 20 आपका अमेंडमेंट यानी कि संविधान के संशोधन से रिलेटेड है। वहीं सहकारी समितियां आपको मिलेंगी भाग 9 बी में। तो इस प्रकार से नीचे के तीनों सुमेलित थे और ऑप्शन ए वाला आपका सुमेलित नहीं था। राजभाषा आपको मिलेगा भाग 17 में और भाग 18 में आपको मिलेंगे आपात उपबंध। किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था? तो जो हमारी 8वीं अनुसूची है, जिसमें हमारी 22 भाषाओं का जिक्र है, तो इन 22 भाषाओं में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली लैंग्वेज को ऐड किया गया था? तो आप याद रखिएगा, जो आपका कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? तो 92 आप याद रखिएगा, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला है, दिख रहा है यहाँ पे, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये चारों लैंग्वेज काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछ ली गई हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था जीके जीएस का एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आ रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।